अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज उस मरासले के हवाले से बाकायदा असद उमर और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, ये वही मरासला है जिसको इमरान खान साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने इतवार के रोज लहरा कर दिखाया था अमर बिल मारूफ जलसे में। और उन्होंने कहा था कि ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मीडिया का भी उन्होंने कहा था तो उनको छुपाकर, मतलब इस शर्त पर कि वो कहीं पे डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे, तो मैं दिखा जरूर सकता हूं। तो आज फिर हमें असद उमर साहब ने बताया कि एक तो ये मरासला 7 मार्च को मौसूल हुआ और जहां तक मुझे याद पड़ता है ये मरासला जो है वो 2 दिन पहले आया, जो तहरीके अदम एतमाद जमा कराई गई कौमी असम्बली में। और असद उमर ने वाज़े तौर पर बताया कि जनाब उस मरासले में यह लिखा गया है कि ये जो तहरीके अदम आने वाली है, अगर ये फेल हो गई तो पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। तो एक ये मरासला, खैर ये नहीं बताया कि किस मुल्क से या मुमालिक से ये मिलकर आई है चीज, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई सीरियस मामला है। और इस पर इमरान खान साहब के हवाले से असद उमर साहब ने बताया कि वो, क्योंकि ये मामला इतना संगीन है, हर एक के सामने नहीं रखा जा सकता और पार्लियामेंट में इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो असद कैसर साहब को, जो स्पीकर हैं, उनको गैर जानिबदार नहीं समझती। वो समझते हैं कि वो जानिबदार हैं, तो इस वजह से हम नहीं लेके जाना चाहते और आम लोगों से भी नहीं शेयर किया जा सकता क्योंकि ये खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है। तो उस पे उन्होंने कहा कि वो सोच ये रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब को दिखा दें। और चीफ जस्टिस साहब को क्यों दिखाएं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये बताया हमें, क्योंकि वो साथ ही मौजूद थे। उन्होंने कहा ये जो बाहर से साजिशें हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ा अहम करैक्टर मियां नवाज शरीफ साहब का है। और चीफ जस्टिस साहब को दिखाने का मतलब यह है कि आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई की जाए या आर्टिकल 6 के तहत, जी ट्रीजन। क्योंकि अगर आप किसी गैर मुल्की ताकत के सरगना बनते हैं या उनके, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि स्टूज बनते हैं, तो फिर आप मुल्क के वफादार नहीं रहते और आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे जो समझ आती है कि चीफ जस्टिस साहब को दिखाने की वजह शायद यह हो सकती है कि वो देखें और अज खुद नोटिस लेते हुए, या हुकूमत उनको कहे कि जनाब ये इस तरह की चीजें आपके पास आई हैं तो आप इसको एनालाइज करें, और जो अगर कोई मतलब हेल्पर है या बेटर है, एड है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर ये सारी चीजें खुलकर सामने लानी पड़ेंगी, जिस तरह मेमो गेट में सारा वो खत जो है सामने आया था हुसैन हक्कानी साहब के हाथ का ड्राफ्ट किया हुआ। तो ये आज इस पर भी बात करेंगे कि कौन क्या कहता रहा। दूसरी जानिब पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत अरूज पर, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब खुद कहते हैं कि रात को हमें मिठाइयां खिलाई जाती हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। जी हां, परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने कहा। और मैं आज सुन रहा था परवेज इलाही साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स पर बात करते हुए ये कहा कि PMLN के अंदर कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से वो नहीं शराइत उन्होंने कबूल की जो कि PML काफ ने रखी थी। और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब बिल्कुल सही थे, हम उनके साथ जाना चाहते थे, उनके साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता आज भी है। और जैसे कल कह चुके हैं चौधरी परवेज इलाही साहब कि वो PMLN और पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज उन्होंने ये भी बताया कि ऑन चौधरी ग्रुप जो है, जहांगीर तरीन खान साहब का जो ग्रुप है वो ऑन चौधरी के लीड करते हुए कल उनको मिलेंगे। शायद उनकी कह रहे थे कि आज भी कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, आज गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई है। असलम भुटानी साहब जो आज़ाद मेंबर थे, आज़ाद उम्मीदवार थे लसबेला से, उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया है ऑपोजिशन को। लेकिन उनका यह कहना है कि हम
कि वो जरदारी साहब को बेसिकली उन्होंने ज्वाइन किया है। जहां जरदारी साहब कहेंगे हम वहां सर नीचे करके चल पड़ेंगे और इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हुकूमती वफ्द दोबारा पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के पास गया हुआ है। अब 7 अराकीन, जिस पे कल हमें वसीम अख्तर साहब की बात याद आती है कि अगर 5 मेंबर वालों को, पीएमएलक्यू वालों को वजारत आला मिल सकती है तो हम तो 7 हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या मांग रहे हैं। अब जो चीजें उन्होंने मांगी थी कल, वो आज शायद वजीर आजम के साथ डिस्कस करके जो सियासी कमेटी है वो दोबारा पार्लियामेंट लॉजेस पहुंची है, जिसमें गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी हैं। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक हमारी इतलात ये हैं कि ये पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात जारी है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है जवाद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जी हां, आप यकीनन इनको पहचानते हैं, ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। रुबीना कायम खानी साहिबा बहुत पुरानी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, हमारी दोस्त हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कराची से आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का भी। असद उमर साहब की बात से शुरू करते हैं, जो उन्होंने मरासले के मुतल्लिक, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लहरा कर दिखाया था अमर बिल मारूफ जलसे में, उस पर क्या कह रहे हैं असद उमर साहब, वो सुन लें। ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ। इसमें किरदार कौन कौन से हैं, एक पर तो कोई शक ही नहीं है और वो है नवाज शरीफ। अगर इजाजत दें तो रुबीना कायम खानी साहिबा से शुरू कर लेते हैं। रुबीना साहिबा, ये एक कहा जा रहा था कि बहुत जबरदस्त ट्रंप का कार्ड है और अगर वजीर आजम ने 7 मार्च को अगर ये उनको मौसूल हुआ है और उसके बाद वो 27 मार्च को ये दिखाते हैं तो 20 दिन बाद, तो आपको मतलब दिखाते फिर भी नहीं है लेकिन बताते हैं कि किस तरह गैर मुल्की कुव्वतें उनकी हुकूमत गिराने में कोशिश कर रही है। इस पर मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद तो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। आप क्या कहती हैं, क्योंकि सबसे पहले विक्टिम जो कि इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं गैर मुल्की साजिश के, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से बहुत बात हो रही है। तो आपको लगता है कि होती हैं ऐसी चीजें, और इसको आप इससे भी कनेक्ट करें कि हाल ही में OIC की कॉन्फ्रेंस भी होके हटी है फॉरेन मिनिस्टर्स की। जी देखिए ज़मीर हैदर साहब, मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब एक शुरू से ही उनकी एक नॉन सीरियस जो है वो गुफ्तगू रही है। हमेशा जब भी उन्होंने स्पीचेस भी की और कहीं पे भी अगर इवन पार्लियामेंट में भी अगर बात की तो उसमें एक मतलब कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। और हमेशा उन्होंने जो सुबह बात की वो शाम को उस पे जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी मुल्क का, उसको ये जेब नहीं देता कि वो ऐसी सेंसेशनलाइज जो है वो बातें करें और इस तरह की जो है वो जो मतलब एक अगर आपके पास लेटर है जो 7 मार्च को आया है और 27 मार्च को जो है आप उसको क्या कोई एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो किसी मुल्क का हो वो उसको जेब देता है कि वो हवा में लहरा के उस लेटर की बात करे और उसको बताए भी नहीं कि वो लेटर है क्या। अगर इतना ही कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, अगर इतनी ही कोई उनकी हुकूमत को जो है खतरा है तो वो एक इन कैमरा सेशन बुलाते और उसमें जो है वो जो तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सामने वो खत रखा जाता जो मुल्क की सालमियत के लिए। जाहिर सी बात है अगर किसी भी हुकूमत को गिराया जाता है या
हटाया जाता है, और अगर उसकी उसमें कोई बैरूनी ताकत जो अगर वो मुलविस हो तो फिर उसको तो एक्सपोज करना किसी भी लीडर पे जो है वो मतलब ये फर्ज होता है। और ये भुट्टो साहब बनने की, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बनने की इमरान खान साहब बहुत कोशिश करते हैं, और इनकी कोशिश है, लेकिन काश के ये ऐसे काम भी करते जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने काम किए। इन्होंने तो अभी तक 4 साल में कोई काम ही नहीं किया। अगर बैरूनी ताकत तो इनसे खुश होंगी कि चलो पाकिस्तान में ना खुशहाली है, इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, गरीब आवाम भी जो है वो रो रही है, इवन उनको अद्वियात भी नहीं मिल रही है। तो वो मतलब जहां पर कोई बहुत बड़ा कारनामा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ अगर बैरूनी ताकतें हुई तो वो एक ब्रेन था। उन्होंने मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया। यकीनन एटॉमिक बॉम्ब का भी मामला था, फिर ओआईसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और फिर एक ओआईसी इस्लामी ममालिक की फौज बनाने के हवाले से भी बिल्कुल बिल्कुल आपसे ये आपका मतलब मुझे आगे भी बात करनी है। आप कहना ये चाह रही हैं कि अगर इस किस्म की कोई चीज आए तो वजीर आजम का ये फर्ज बनता है कि बाकायदा तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर उस पर कार्रवाई करे और सबको एतमाद में भी ले। अहमद जवाद साहब, आप तो बहुत पुराने जानते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्या वो कोई गलत किस्म की चीज दिखा सकते हैं, गलत किस्म की चीज? और अगर सुन लें कि असद उमर साहब क्या कह रहे हैं कि किनको प्राइम मिनिस्टर दिखाना चाह रहे हैं, ये वो भी जरा सुनवा दें जो असद उमर साहब ने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात की थी। वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक ज़हन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, अगर इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। जी, क्या ये सही फैसला होगा कि साहब को दिखाएंगे? और फिर उन्होंने जो कहा कि इनके पीछे जो किरदार है उनमें सबसे जो है किरदार, बड़ा किरदार वो मियां नवाज शरीफ का। अच्छा ज़मीर साहब, बहुत संजीदा सवाल है, बड़ा मैं समझता हूँ कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का सवाल है जो आप इस वक्त कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये होगी कि मुझे ज़रा इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूर मौका दें। थोड़ा सा मैं आपको इसके हवाले से कुछ तफसीलात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री एंड फॉर दिस नेशन कि हम सही डायरेक्शन में इसके बारे में जो सोच विचार कर रहे हैं। आपने जैसे फरमाया कि इमरान खान का एक बहुत पुराना साथी हूँ, तो जाहिर है कि पुराना साथी होने के नाते इमरान खान को बहुत अच्छी तरह से समझता भी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फ़ख्र महसूस करते हैं और उसका जिक्र बार बार करते हैं, वो है एक माइंड गेम, जिसका वो कहते हैं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। हाँ, इस माइंड गेम से उन्होंने वाकई इस कौम को और मेरे जैसे हज़ारों लोगों को धोखा दिया। और उनका ये सफ़र जो है, मैं समझता हूँ कि ये शुरू हुआ था एंटी स्टेटस को के नारे से, और उसके साथ करप्शन, निज़ाम की तब्दीली, फिर वहाँ से चलता हुआ तब्दीली के नारे पे पहुँचा, वहाँ से चलता हुआ नया पाकिस्तान पे पहुँचा, वहाँ से चलता हुआ अमर बिल मारूफ पे पहुँचा, वहाँ से चलता हुआ एक ख़त पे आया जो अभी तक सिर्फ ऐसे लहराया है और कोर्ट की जेब में चला गया। और उसके बाद इस मुल्क के अंदर सिर्फ स्पेकुलेशन है, उस खत के कंटेंट के बारे में हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, मुझे कुछ अंदाजा है, आपको भी अंदाजा होगा, लेकिन आप ये देखें कि ये जो सफर है ये एक मसलसल कौम को जो है एक खास डायरेक्शन में चलाने के लिए, एंगेज करने के लिए चलता आ रहा है। और उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हमने कल देखा कि जिसको ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, कल उसके पैरों में गिर पड़े कि तुम चीफ मिनिस्टर, और कुर्बानी किसकी दे दी? उसकी जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे और कहते थे कि ये मेरा बेहतरीन वजीर आला है, उसको भी कुर्बान कर दिया। ये सफर का आप समझ लें इख्तिताम से पहले एक आखिरी आप समझ लें कि हिस्सा है। अब मैं आ जाता हूं लेटर के ऊपर। कह रहे हैं बैरूनी मुदाखलत। बैरूनी मुदाखलत के दो हिस्से हो सकते हैं किसी भी मुल्क की सलामती से रिलेटेड। एक हिस्से का इतलाक होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, यानी हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी, हमारे दूसरे मुल्कों से जो तल्लुकात हैं,
उनकी तरफ से धमकी आए, उनकी तरफ से कोई आए, उसको कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। उसका एक दूसरा हिस्सा जो है उसका ताल्लुक होता है सिक्योरिटी के साथ। वो किसको हैंडल करना होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करना होता है या जीएचक्यू को करना होता है। आप देखें, ये इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो और इनकी सामने के दिखाया है अस्करी क़यादत मैंने को भी पता है, आपसे दिखाया है। पहले ही कहा था, मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिर्फ मैं ये, वैसे सिर्फ हाँ, एक बीच में मैं इसको, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बात मैं आपसे कहने लगा हूं, इसका ताल्लुक या तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से है, या सिक्योरिटी अगर है तो जीएचक्यू और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन इस मुल्क का वजीर आजम उस खत को लेके एक जलसे में जाता है, उसको लहरा के जो है ना जेब के अंदर डाल लेता है। यह मैं कहता हूं कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, बड़े मैं समझ रहा हूं कि डिसेंट वर्ड्स हैं जो कि रुबीना साहिबा ने भी इस्तेमाल की और मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके लिए बड़े सख्त लफ्ज होने चाहिए कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस कदर गैर जिम्मेदार हो कि उसको यह ना पता हो कि अगर कोई ऐसा लेटर आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। अब आ जाते हैं उसके अगले हिस्से की तरफ जो आपने असद उमर साहब की मुझे दिखाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इसको चीफ जस्टिस के पास लेके जाएंगे। पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के दो अदारे इसका रिस्पॉन्स जो है डिटरमिन कर सकते हैं। चीफ जस्टिस जो है वो इंसाफ के लिए होता है। चीफ जस्टिस कैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का रोल ले सकता है, कैसे जीएचक्यू का किरदार अदा कर सकता है, ये एक अगेन जो है जिसे कहते हैं ना कि एक घुमाने वाली बात है। और मजे की बात यह है कि आज की तारीख तक इसके कंटेंट के बारे में किसी को नहीं पता, और जो चीज पता चली है वो सिर्फ ये पता चली है कि ये एक वाशिंगटन से एक हमारी एम्बेसी का कोई लेटर है कि जिसने एक असेसमेंट भेजी है हमारे एम्बेसडर ने, और उस एम्बेसडर की इस असेसमेंट को ऑलरेडी सिक्योरिटी के अदारे देख चुके हुए हैं और उस पर अपनी राय दे चुके हैं कि इससे कोई थ्रेट नहीं है। ये तो आए दिन आपको ऐसी असेसमेंट आती है। एम्बेसडर कौन है? जो मर्जी हो, इट्स इररिलेवेंट। मेन चीज ये है कि आपको एम्बेसी से हमेशा असेसमेंट्स आती हैं, लेकिन इस शख्स ने तो उसको क्यों लहराया और क्यों उसको टॉपिक बना रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर सकें कि असल इस वक्त जो सिचुएशन है, जो थ्रेट है। मतलब इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली कि ये एक आपकी अपनी एम्बेसी एम्बेसडर की केबल थी, जो केबल आती होती है जिसको आप केबल कहते हैं। मैंने तो वो लेटर नहीं पढ़ा, मैंने तो ये आपसे कहा है कि आज की तारीख तक ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन कहां से आई कि ये हमारे एम्बेसडर की केबल है? देखें, ये एक आपने अगर नहीं पढ़ी तो ये तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये चल रही है। नहीं चल रही है, मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि ऑथेंटिकेट तो नहीं हम कर सकते। मैंने आपसे क्या कहा है, आज की तारीख तक आपकी हुकूमत जो है, जो लोग लहरा रहे हैं लेटर, उसके कंटेंट बताने से वो ग्रेजा हैं। बिल्कुल सही। तो फिर आप अवाम में क्या घुमाते फिर रहे हैं? किसी मुल्क में आज तक ऐसा हुआ है कि कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद एक्शन लेना। ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि रुबीना कायम खानी साहिबा भी इस पर हमें कुछ थोड़ी सा बताएं कि ये सियासी एक कार्ड है प्राइम मिनिस्टर का, या देयर इज मोर टू इट। क्योंकि ये अगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चीफ जस्टिस के पास लेके जाना है तो आर्टिकल 17 के हवाले से मामला हो सकते हैं, जिसमें एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं quickly. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or prejudicial, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such references shall be final. तो शायद सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की एक वजह यह भी है, और आर्टिकल 6 भी हमारे सामने है कि ट्रीजन का केस भी होता है, और वो उसमें यही है कि अगर कोई किसी के साथ मिलजुल कर कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करे। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया
जिस तरह असद उमर साहब ने नाम लिया कि इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है कि वो नवाज शरीफ हैं, और फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से, ये ज़रा सुन लें कि बाहर से कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है। वो लोग भी नो कॉन्फिडेंस को प्लान कर रहे थे, और मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सारे की सारी इसमें। रुबीना कायम खानी साहिबा, मुझे जहां तक याद पड़ता है आसिफ अली जरदारी साहब ने एक निजी इंटरव्यू में कहा था कि, और वैसे भी कहते रहे हैं, और फिर बिलावल साहब ने तो बहुत ओपनली कह दिया था कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, मियां नवाज शरीफ को कहा था, और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा था कि ही इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं, और वो इंटरव्यू अभी भी ऑन एयर चल रहा है। तो अगर बाकायदा तौर पर इस किस्म के शवाहिद सामने आ जाते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के भी इस हवाले से कंसर्न्स पहले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितनी अभी मोहब्बतें हमें नजर आ रही हैं ये इसी तरह चलती रहेंगी, या फिर पीडीएम जो पहले थी अलहदा वो अलहदा और पीपल्स पार्टी फिर अलहदा? ज़मीर हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा एक स्टांस रहा है कि जब आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी उस वक्त भी हमने एक सीओडी किया। इवन आपने देखा होगा कि उस वक्त भी हमारे खिलाफ जो जितने भी सियासी इंतकामी केसेस हुए वो सारे मतलब नून लीग की तरफ से थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मुल्की सालमियत के लिए उनके पास नवाज शरीफ साहब के पास एक मैंडेट है, उनके पास लोग हैं, उनकी सीटें हैं असेंबली में, तो आपको वो एक पॉलिटिकल जमात है तो उनको आप एक बोर्ड ऑन बोर्ड लेना जरूरी होता है, और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। तो इसी तरह से जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब भी, क्योंकि हम तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ही विजन को आगे लेके चल रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इकट्ठा रख के आप मुल्की इश्यूज के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिर अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मोदी की तो का यार तो जो है वो इमरान खान साहब ने भी प्रूव किया है कि वो भी हैं। तो ये सारी चीजें तो खैर हैं ही अपनी जगह पे। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेशक वो एक फ्रेंडशिप का माहौल रखे, लेकिन पहले आपका अपना मुल्क होना चाहिए, पहले उसकी सालमियत होनी चाहिए, पहले प्रायोरिटी पे वो होना चाहिए, फिर आपकी दोस्तियां होती हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए कि ये कार्ड जो लेटर वाला जो है शायद उन्होंने वो एक कार्ड फेंका है, हाँ बिल्कुल उन्होंने अपना एक फेस सेविंग किया है कि वो बाद में क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगी उसके बाद वो अपनी फेस सेविंग भी करेंगे कि मेरे खिलाफ जो है वो इंटरनेशनली जो है वो एक प्लानिंग हुई और मुझे हुकूमत से निकाला हुआ, जबकि ये इनकी सारी वही बातें हैं, वही है जो उन्होंने बोया है इन 4 सालों में। और खुद इनके अपने पीटीआई के मेंबर्स आज कह रहे हैं कि जो गए थे इनके साथ एक तब्दीली का ख्वाब लेकर, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो तब्दीली नहीं बल्कि और पीछे मुल्क को धकेला जा रहा है। कपास है, गंदम है, उसकी पैदावार को बढ़ाने की बजाय मैं जवाद साहब से पूछ लेता हूं कि अगर इनको लग रहा था कि वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं तो पुराने साथी होने के नाते इनको चाहिए था ना कि उनको जरा सलाह मशवरे देते। तो आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब का बाकायदा नाम लिया फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा कि उस वक्त आप भी कहते रहे कि नहीं जाने देना चाहिए था। चलें देखें, मुझे तो उन वो मीटिंग्स याद हैं जिनमें नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से बातचीत होती थी, और जो मुझे याद है वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रिपोर्ट दी थी और डॉक्टर फैसल सुल्तान, क्योंकि इनको यकीन नहीं आया था इमरान खान को, तो इन्होंने अपने बड़े ख़ास जो उनके कैंसर हॉस्पिटल के फैसल सुल्तान, उनसे कहा कि जी आप भी मुझे चेक करके बताएं। दोनों ने बताया
कि उनकी जो तबीयत है, उनकी जो सेहत है, वो वाकई बहुत ख़राब है और उनको इलाज की घर से बाहर भेजना चाहिए। दोनों ने रिकमेंड किया। कहा था कि ना जाने दें, ये जो आज क्लेम कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसी कोई मीटिंग याद नहीं आती। देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे तो वो मीटिंग्स याद हैं कि जिसके अंदर 40 के करीब लोग होते थे, तर्जुमानों की मीटिंग होती थी और 20 एक तरफ और 20 एक तरफ बैठे होते थे और उसमें स्वाय तारीफ़ों के खान साहब की तारीफ़ें, क्या कमाल किया, क्या ट्वीट किए आज ये, और उसके बाद जो होता था, अगला जो उसका मरला होता था कि खान साहब उन तर्जमानों की तारीफ करते थे। नहीं, तर्जमान जो हैं वो खान साहब नहीं, उसके बाद इमरान खान भी तो तारीफ करते थे, फिर बड़ा जबरदस्त डिफेंड किया। फिर उसके बाद वो जो है वो तारीफ ज्यादातर होती थी, जैसे मुराद सईद हो गया, शहबाज गिल हो गया, फवाद चौधरी हो गया, डॉक्टर फरदौस आशिक हो गया, यानी जो भी सख्त जबान इस्तेमाल करता था उसकी तारीफें होती थी ताकि बाकियों को सबक मिले कि व्हाट आई वांट। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज होता था। और उसके बाद अगला मरला ये होता था कि शहजाद अकबर ये पावर पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये बताओ शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कैसे आया, और फिर उसके ऊपर 3 घंटे लगते थे। शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब अब इमरान खान को ही पता होगा, वो आपको इस मुल्क में दोबारा नहीं नजर आएंगे। कावे मासवी कहता है कि ही इज अ फ्रॉड। इससे ज्यादा और क्या फ्रॉड हो सकता है कि जो 3.5 साल तक इस मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और टॉक शोज का मवाद प्रोवाइड करके और तर्जमानों की मीटिंग्स में प्रेजेंटेशंस दे के एहतसाब करने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक चीज भी साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमत उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। आज हुकूमत जो है, शहजाद अकबर गया, फैसल वाडा गया, उसके बाद वसीम अकरम प्लस गया, ये तो अब देखें ना, अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता जो है इन लोगों से, इसके पास और कोई चारा नहीं है। तो ये जो आप मेरे से बात पूछ रहे हैं ना कि उनको एडवाइस उस टाइम के ऊपर किसी ने किया या नहीं किया, कोई उनको एडवाइस नहीं करता था, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था जो कि इमरान खान को गरां गुजरे। ऐसी बात की जाती थी जिससे उनकी तबीयत खुश हो, बहाल हो, उसी से तरक्की होती थी। तो ये इन तर्जमानों ने, इनके इन एडवाइजर्स ने इनको जो है, मैं समझता हूं कि आज मरवाया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बहैसियत चेयरमैन इमरान खान साहब ने सबको हिदायत दे दी है कि जी आपने नहीं आना उस दिन जिस दिन वो होगी, हेड काउंट होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग होगी, और अगर आप आएंगे तो प्रॉब्ली 28 मार्च का ये मतलब डिसाइड हुआ है कल के जी ये होगा, और उन्होंने कहा 63A के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, इसकी डरा रहे हैं या देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि अगर ये कहीं क्रिकेट में होते तो जिस दिन मैच होता ये अपनी टीम को कहते तुमने नहीं जाना, इसलिए कि पक्की हमें ठुकाई होनी है, हमारी हमें मार पड़नी है। मैं इस वक्त जाऊंगा, तो इसलिए आज हमने मैदान में नहीं उतरना। ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। इस बंदे की ये हालत हो गई है। ब्रेक के बाद प्लीज, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे, यहीं से करेंगे। आपने जो बात शुरू की है यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, नंबर गेम की मामला चल रहे हैं। एमक्यूएम और हुकूमती वफद की मुलाकात, अभी तक उसके हवाले से कोई फाइनल खबर बाहर नहीं आई, लेकिन अब इतलात ये हैं कि शायद अब अपोजिशन के डेलीगेशन ने भी एमक्यूएम से मुलाकात करनी है। तो वो 7 का एक नंबर है जो कि जिसको कहा जा रहा है कि देखते हैं वो किस तरफ बैठता है। परवेज इलाही साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनको जहांगीर तरीन खान ग्रुप भी सपोर्ट करेगा, अलीम खान ग्रुप भी सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि मामला अभी भी अड़े हुए हैं, जिस पर जरदारी साहब कहते हैं कि पंजाब में अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो वही बना सकते हैं, वजीर आला हम बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता, नंबर्स हमारे पास हैं। और फिर वो भी कहते हैं कि काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। एमक्यूएम से भी उन्होंने कहा, जरदारी साहब ने, कि अच्छी खबर आएगी। तारिक बशीर चीमा साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए जो आज बात की वो जरा सुन लें। मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा, चौधरी साहबान के साथ हूं, हमेशा रहूंगा। और कुछ अरसा पहले पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए क्या कहा तारिक बशीर चीमा साहब ने, यह भी सुन लें। मैंने जो 4-5 कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड की हैं,
डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्फन आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर की नीयत में, उनके इरादे में, उनकी सोच में जितनी हुब्बुल वतनी देखी है, वल्लाह बाखुदा ये करीब से नहीं। एक बात बता दूं, किसी की अच्छाई, किसी की बेहतर सोच, किसी की बेहतर हिकमत अमली, उसकी काविश, उसको इस तरीके से रद्द नहीं कर देना चाहिए कि वो आपका सियासी मुखालिफ है। आप ना भी बर्दाश्त करोगे तो वो वजीर आजम है, ये अटल हकीकत है। आप नहीं भी चाहोगे तो वो लोगों ने उसको वोट दिए। आपके वजीर आजम हैं रुबीना साहिबा, आपने सुन लिया और कहा जा रहा है कि जनाब चौधरी बरादरान में फूट भी पड़ गई है, लेकिन इसकी भी क्लैरिफिकेशन चौधरी शुजात साहब ने दे दी थी। लेकिन नंबर्स गेम के हवाले से क्या लग क्या रहा है, क्योंकि कल तारिक बशीर चीमा कह रहे थे कि अगर वाकई नौबत इस तक पहुंच गई, जिस तरह आज भी परवेज लाई साहब ने कहा कि मना लेंगे हम तारिक बशीर चीमा को, तो वो कह रहे थे कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसके अगर हक में वोट नहीं दूंगा तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। क्या कहती हैं? कहूंगी कि अपोजिशन के पास अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे हैं, और आपने देखा कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो जो अगर आप काफ लीग की बात करते हैं या एमक्यूएम की बात करते हैं, अगर ये नहीं भी आते तो हमारे पास फिर भी नंबर पूरे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से अभी अहमद जवाद साहब हैं या रोजाना जिस तरह से पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं या वो मतलब इस तरह से ये सारे अगर मतलब ये जो दो अलायंस हैं अगर ये नहीं भी होते तो अपोजिशन के पास अपने जो है वो मेंबर पूरे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब तो 1 या 2 दिन रह गए, मेरे ख्याल से 3 तारीख को कहा है इन्होंने कि वो करवाएंगे वोटिंग, तो ये इंशाल्लाह इसमें अब क्योंकि ये तो आपने सुन ली, समझ में आती है जिस तरह से अगर आप शेख रशीद साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें और इनके दूसरे मेंबरान की भी, तो इनकी जो हवाइयां उड़ी हुई हैं वो ये जाहिर करती हैं कि वजीर आजम का वक्त जो है वो अब पूरा हो चुका है। गेम जो है आजम तो जिन पे आप तकिया कर रहे हैं उनको डरा रहे हैं वजीर आजम के। आर्टिकल 63 है बाकायदा, आज उन्होंने बाकायदा एक मेंबर को भेज दिया, हुज्जत तमाम कर दी कि वो इस्तीफा दे दें तो फिर वो मैं समझती हूँ कि वो उनका एक राइट है, वो अगर वो पार्लियामेंट में वोट डालने का, कि वो किसी भी उसमें उनको वजीर आजम रोक नहीं सकते। अगर कोई भी वोटिंग होती है तो फिर उसके बाद अगर वो रिजाइन कर दें तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से ये आर्टिकल उनके ऊपर नहीं लगेगा। और दूसरी बात वो लेटर जो है इसकी कोई एमक्यूएम क्यों जरदारी साहब इतने होपफुल हैं एमक्यूएम के बारे में? देखिए एमक्यूएम क्योंकि एक पार्ट है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे के साथ, और उनका एक मैंडेट है कुछ शहरी इलाकों में जो उनको हम तस्लीम भी करते हैं, माजी में भी तस्लीम किया, और अभी भी हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें, क्योंकि ये एक हकीकत है। रुबीना साहब, आपका कहने का मतलब है कि एमक्यूएम के स्टेक्स सिंध के साथ जुड़े हैं और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, इसलिए वो आप लोगों के साथ आएंगे, हाँ या ना? मेरे ख्याल से जो उनको एक उनका विजनरी फैसला होगा अगर ये करते हैं तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा सूट करनी। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज्यादा सूट करती है जिस तरह आज असलम भुटानी साहब को सूट करती है। जवाद साहब, नंबर गेम देखिए, नंबर गेम तो बड़ी क्लियर हो गई है। जुमे को इजलास पहला हुआ था जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी थी, लेकिन असद कैसर साहब ने वो फातिहा करा के तो ख़त्म कर दिया। उस दिन 159 थे। मंडे को ये दोबारा इजलास हुआ जब जमा हुई तहरीक अदम एतमाद, तो उस दिन 161 थे सुबह के टाइम पे। शाम तक वो जो है ना 167 पे पहुंच चुके थे, क्योंकि उसमें बाप के 4 आ चुके थे, उसमें चीमा साहब आ चुके हुए थे। चीमा साहब तो मेरे ख्याल में वो आप उनको काउंट ना करें, अगर वो आपके साथ खड़े मतलब हैं जुबानी तौर पर, लेकिन वो मेरे ख्याल में वोट डालने फिर भी नहीं आएंगे। देखें, आपका ओपिनियन का हक है, लेकिन जब चीमा साहब कहते हैं कि मैं 1000% अदम एतमाद को हक में वो सपोर्ट करूंगा, तो मैं तो इस सेंटेंस को इस तरीके से समझूंगा कि वो हमारे साथ हैं। चौधरी बरादरान की वो इज्जत करते हैं, वो अगर उनको कहेंगे कि अच्छा यार तुम मतलब आओ नहीं, उस दिन खत्म हो गई। देखिए, मैंने तो आज परवेज लाई साहब की भी इंटरव्यू सुना है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में।
वो वहां पे भी चीमा साहब के वाले से उन्होंने वो बात नहीं की जो आप कह रहे हैं। यानी चीमा साहब ने तो आज अभी आपने दिखाया भी है क्लिप, वो तो एब्सोल्युटली क्लियर है, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, इससे ज्यादा और क्या है। अपना उन्होंने लेटर हेड इस्तेमाल किया है, रिजाइन किया है। नंबर्स फाइनल उनको भी आप शामिल करें, आज बोतानी को आप शामिल करें। देखें ये तो ऑलरेडी जिस तरह रुबीना साहब अभी फरमा रही थी कि आपके नंबर एक इस वक्त जो है आज की तारीख में वो 168 हैं, और अगर आप मुनहरिफ अरकान जो हैं उनको शामिल कर लें, जिसमें असेसमेंट पे मैं कह सकता हूं कि उसमें 90% वहीं पे रहेंगे जो स्टांस उन्होंने लिया था। इसलिए तो 172 का मैजिक नंबर इज नहीं ये तो फिर आप देखें ना, फिर अगर उन 12-13 उनको शामिल करें तो आप 180 पे से पहले रुकते नहीं, विदाउट एमक्यूएम, विदाउट पीएमएलक्यू। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपके वक्त का, रुबीना कायम खानी साहिबा आपके भी वक्त का। नाज़रीन अब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।